दोस्तों, हमारी नई कहानी का नाम है गुस्सैल पति की भोली वाइफ। ये कहानी का पार्ट 1 है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस कहानी को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस नई वाली कहानी को। आज जिस शादी को हर किसी ने सबसे खूबसूरत और यादगार पल समझा था, वही शादी एक ऐसे रहस्य की शुरुआत बनने वाली थी जिसने दो परिवारों की इज्जत, भरोसे और किस्मत सब कुछ हिलाकर रख दिया था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि फूलों से सजा मंडप और हंसी खुशी से भरा माहौल कुछ ही पलों में डर, अफरा तफरी और सन्नाटे में बदल जाएगा। और फिर सामने आएगा एक ऐसा सच जो सिर्फ एक दुल्हन की नहीं बल्कि दो अनजान जिंदगियों को हमेशा के लिए एक नई और अनचाही कहानी में बांध देगी। पूजा पूजा पूजा। पूजा की माँ पूरे घर में उसे आवाज़ लगाए जा रही थी, लेकिन पूजा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आज पूजा की शादी थी। बारात दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सभी रस्में निभाकर दूल्हे को स्टेज पर बैठा दिया गया था। जब पूजा की माँ उसे तैयार करके मंडप तक लाने के लिए उसके कमरे में पहुंची तो वहां पूजा को न पाकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने पहले सोचा शायद वो किसी रिश्तेदार के कमरे में होगी, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने पूरा घर छान मारा। हर कमरा, हर कोना, यहाँ तक कि छत और आंगन तक देख लिया, मगर पूजा कहीं नहीं मिली। घबराकर उन्होंने तुरंत पूजा के पिता को फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी। यह सुनते ही पूजा के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस पिता की सारी चिंता इस समय बारात की खातिरदारी और मेहमानों की व्यवस्था में थी, उसे अचानक पता चला कि उनकी बेटी घर से गायब है। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। शादी का हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी खुशी में मग्न था। घबराए हुए कदमों से वह अपने छोटे भाई महेंद्र जी के पास पहुँचे और धीमी आवाज़ में बोले, पूजा नहीं मिल रही है। महेंद्र जी पहले तो चौंके, फिर बोले, भैया शायद किसी दूसरे कमरे में होगी या बाथरूम गई होगी। आइए हम दोनों मिलकर देखते हैं। वह आगे बढ़ने ही वाले थे कि पूजा के पिता ने उनका हाथ पकड़ लिया। महेंद्र जी ने पलटकर अपने बड़े भाई की ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं और वे धीरे धीरे ना में सिर हिला रहे थे। महेंद्र जी समझ गए। उन्होंने तुरंत आसपास खड़े लोगों पर नज़र डाली। रिश्तेदार, दोस्त और मेहमान हर तरफ मौजूद थे। यदि उनके भाई की यह हालत किसी ने देख ली तो बात फैलने में देर नहीं लगेगी। वह उन्हें एक तरफ ले गए और बोले, क्या हुआ भैया? पूजा के पिता कांपती हुई आवाज़ में बोले, पूजा कहीं नहीं है और वो पहले भी कहती थी कि उसे यह शादी मंजूर नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने अपने माथे पर आए पसीने को रुमाल से पोंछा। उनके हाथ लगातार कांप रहे थे। बरसों की कमाई हुई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिलने जा रही थी। यह बात वो अच्छी तरह जानते थे कि अब लोगों को क्या जवाब दूंगा, समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगा। हमारी पूरी जिंदगी की इज्जत खत्म हो जाएगी। उनकी आवाज़ भर्रा गई। महेंद्र जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, भैया सिर्फ अपनी बदनामी के बारे में मत सोचिए, जरा लड़के वालों के बारे में भी सोचिए। हमारी बेटी की वजह से उनकी भी इज्जत दांव पर लग जाएगी। यह सुनते ही पूजा के पिता की नज़र स्टेज पे चली गई। दूल्हा सेहरा पहने मुस्कुराते हुए बैठा था और उनके परिवार वाले उनके आसपास हंसी मजाक कर रहे थे। उनका दिल और बैठ गया। अब क्या करें? उन्होंने घबराकर पूछा। महेंद्र जी कुछ क्षण सोच कर बोले, हमें लड़के के पिता से सच बात करनी होगी। नहीं, मैं ये नहीं उनसे कैसे कहूँगा भैया, अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी बात ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। अपनी हिम्मत जुटाकर दोनों भाई लड़के के पिता के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही दूल्हे के पिता सम्मान से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्ते की। दोनों भाइयों ने भी नमस्ते की और कहा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आप कुछ देर हमारे साथ चल सकते हैं? उनके चेहरे की परेशानी देखकर दूल्हे के पिता को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। वह अपने परिवार की
कुछ नज़दीकी लोगों को साथ लेकर उनके पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में सभी लोग दुल्हन के कमरे में पहुंच गए। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वहां बैठी पूजा की माँ सबको देखकर खड़ी हो गई। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि उनकी बेटी उन्हें किस मुसीबत में डालकर चली गई है। महेंद्र जी, पूजा के पिता और बाकी सभी लोग कमरे में आ गए। पूजा के पिता ने घबराकर पूछा, कुछ पता चला? पूजा की माँ ने रोते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज उनकी ओर बढ़ा दिया। महेंद्र जी जल्दी से आगे आए और वो कागज अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पढ़ना शुरू ही किया था कि दूल्हे के छोटे भाई ने वह पत्र उनके हाथ से लेकर खुद पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र में लिखा था, माँ, मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद आप सब बहुत परेशान होंगे, शायद मुझसे नाराज़ भी होंगे। हो सकता है कि आप मुझसे रिश्ता भी तोड़ दें, लेकिन माँ, मैं 25 साल की हूँ और मेरी शादी ऐसे इंसान से करवाई जा रही थी जो मुझसे कई साल बड़ा है। उसके 2 बच्चे भी हैं और उसके गुस्से के बारे में तो पूरा शहर जानता है। मेरे सामने अभी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं अपने सुनहरे भविष्य को छोड़कर ऐसे अंधेरे में कदम नहीं रख सकती जहाँ हर दिन डर और समझौते में बीते। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे व्यक्ति की गुलामी करते हुए नहीं गुजार सकती जिसे देखकर ही मुझे घुटन महसूस होती हो। मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ, मैं जा रही हूँ, आपकी बेटी। पूजा का पत्र खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अब दूल्हे पक्ष के लोगों को भी पूरी बात समझ में आ चुकी थी। दूल्हे का बड़ा भाई गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, अगर आपकी बेटी यह शादी नहीं करना चाहती थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पूजा के माता पिता और महेंद्र जी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। दूल्हे के बड़े भाई ने गुस्से से अपने सिर की पगड़ी उतारी और पास रखी मेज पर फेंक दी। हमने कभी किसी पर जबरदस्ती शादी थोपने की कोशिश नहीं की। रिश्ता आपकी तरफ से आया था, हमें सब कुछ ठीक लगा, इसीलिए हमने हाँ कही थी। उसकी आवाज़ और तेज हो गई। आपकी बेटी ने सिर्फ आपका सिर शर्म से नहीं झुकाया, बल्कि हमारे पूरे परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। यह सुनकर पूजा के पिता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तभी दूल्हे के जीजा आगे बढ़े और बोले, क्या आपको अंदाज़ा है कि बिना दुल्हन के बारात वापस लौटने का क्या मतलब होता है? लोग हमारे बारे में कितनी बातें करेंगे, समाज में हमारी क्या हालत होगी? उन्होंने नाराज़गी से कहा, सिर्फ हाथ जोड़ लेने से यह समस्या ख़त्म नहीं होने वाली। हम सब शर्मिंदा हैं। हमारी बेटी की वजह से सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आप सभी का आप लोगों के सामने सिर झुक गया है। इतना कहकर महेंद्र जी अपनी नज़रें नीचे कर ली। उनकी आवाज़ में एक दर्द था जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति असहज हो उठा। तभी दूल्हे का बड़ा भाई आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, देखिए, जब तक यह बात कमरे तक सीमित है तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर यह बात आरव के कानों तक पूरी तरह पहुंच गई तो हालात संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप सब जानते हैं उसका स्वभाव कैसा है। गुस्से में वह किसी की भी नहीं सुनता। उसकी बात सुनकर माहौल और भी ज़्यादा भारी हो गया। तभी दूल्हे की माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वैसे भी आरव इस शादी के लिए तैयार नहीं था। हम सब ने बहुत समझाया था उसे, अच्छे परिवार और अच्छी लड़की का हवाला देकर किसी तरह राजी किया था। अचानक महेंद्र जी की बड़ी बहन सावित्री जी ने चुप्पी तोड़ी। अगर पूजा की जगह किसी और लड़की की शादी आरव से करवा दी जाए तो? उनकी बात सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महेंद्र जी हैरानी से बोले, दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सावित्री जी शांत स्वर में बोली, मैं वही कह रही हूँ जो इस समय दोनों परिवारों की इज्जत को बचा सकता है। शादी रुक गई तो बदनामी दोनों घरों की होगी।
ऐसे में क्या फर्क पड़ता है कि दुल्हन पूजा हो या कोई और। लेकिन कौन? किसी ने पूछा। सावित्री जी ने बिना देर किए जवाब दिया, साक्षी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। साक्षी? महेंद्र जी भी लगभग चौंक पड़े। हाँ, साक्षी। उसकी शादी करवाकर हम सबकी इज्जत बच सकती है। महेंद्र जी बेचैन होकर बोले, दीदी, वह अभी सिर्फ 20 साल की है, ऊपर से बहुत ही भोली है। उधर पूजा के पिता हाथ जोड़कर महेंद्र जी के सामने खड़े हो गए। महेंद्र, मान जाओ, आज दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा तुम्हारे फैसले पर टिकी है। आरव अच्छा लड़का है, समझदार भी है, बस उसका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है। महेंद्र जी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह फैसला उनकी बेटी की जिंदगी बदल देगा, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के आगे उनकी एक न चली। कुछ ही समय में सारी तैयारियां दोबारा से शुरू हो गईं। जिस लड़की ने अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सुंदर कपड़े पहने थे, वही अब दुल्हन के जोड़े में सज गई थी। साक्षी अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। जब उसे वरमाला के लिए मंच पे लाया गया तो वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाहें उसी पर टिक गई। शादी के कार्ड पर नाम पूजा छपा था, लेकिन मंच पर बैठी दुल्हन कोई और थी। दूल्हा बने आरव के लिए भी यह सब किसी बड़े झटके से कम नहीं था। दूसरी तरफ साक्षी डर और घबराहट से कांप रही थी। जब वो आरव के सामने खड़ी हुई, तब उसकी झुकी हुई पलकें और कांपते हुए हाथों को देखकर आरव समझ गया कि इस समय उसके मन में कितनी बड़ी उथल पुथल चल रही होगी। बार बार उसे वरमाला पहनाने के लिए कहा जा रहा था। लोग लगातार उसका नाम पुकार रहे थे, लेकिन साक्षी न तो अपनी नज़रें उठा पा रही थी और ना ही अपने हाथ आरव के गले तक ले जा पा रही थी। कुछ क्षण बाद आरव खुद 2 कदम आगे बढ़ा। उसने धीरे से साक्षी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अपने हाथों पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होते ही साक्षी ने पहली बार सिर उठाकर सामने देखा। उसकी नज़र पहली बार आरव से मिली। दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। साक्षी की मासूम चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, फिर उसी के हाथों को थामे हुए वरमाला अपने गले में डाल ली। इसके बाद उसने खुद अपने हाथों से साक्षी के गले में वरमाला पहनाई। जाते जाते उसके हाथों को हल्के से दबाया, जैसे कहना चाहता हो, घबराओ मत। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की भाव बदल गए। जो शांति और मुस्कान कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर थी, वो गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रें लगातार अपने भाई, जीजा और माता पिता पर टिकी हुई थी। हर कोई समझ रहा था कि वह क्यों नाराज़ है। अगर किसी और के साथ भी ऐसा होता तो शायद उसे भी गुस्सा आता, और आरव तो वैसे भी अपने तेज स्वभाव के लिए जाना जाता है। शादी की बाकी रस्में किसी तरह पूरी हुई। आरव गुस्से में था और साक्षी डर से सहमी हुई थी। पूरे समय उसकी नज़रें सिर्फ अपने पिता को ढूंढ रही थी, लेकिन महेंद्र जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। दरअसल वो खुद को अपने कमरे में बंद कर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने 2 परिवारों की इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की खुशियों की आहुति दे दी है। वह बार बार यही सोच रहे थे कि उनकी भोली भाली बेटी इस रिश्ते में कैसे खुश रह पाएगी। धीरे धीरे उनके मन में अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपनी बेटी का कन्यादान देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह रस्म साक्षी के चाचा ने पूरी की। महेंद्र जी ने साक्षी को हमेशा माँ और पिता दोनों का प्यार देकर पाला था। आज वही पिता खुद को उससे दूर छुपाए बैठे थे। समय बीतता गया और आखिरकार विदाई का समय आ गया। तभी महेंद्र जी बाहर आए। उन्हें देखते ही साक्षी अपने आंसू रोक नहीं पाई।
वह दौड़कर उनके गले लग गई। उनके आंचल और आरव के वस्त्र से बंधा गठबंधन उसके पीछे पीछे खींचता चला गया। गांठ खुलने ही वाली थी कि आरव ने तुरंत उसे संभाल लिया। उसने अपने हाथों से गठबंधन को थामा और चुपचाप साक्षी के पीछे आकर खड़ा हो गया। साक्षी अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। महेंद्र जी की आंखें भी भर आई थीं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने सबसे अनमोल चीज आज किसी और के हाथों सौंप दी है। और कुछ ही देर बाद उन्होंने खुद को संभाला, फिर आरव के सामने खड़े होकर बोले, बहुत भोली है मेरी बेटी, रिश्तों की कीमत समझती है, लेकिन जरा सा भी डांट भी सुन ले तो रो पड़ती है। मैंने इसे कभी सख्ती से नहीं रखा। उनकी आवाज़ भर्रा गई। आज अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसे संभाल लेना। मेरी पूरी दुनिया अब तुम्हारे भरोसे है। साक्षी अब भी अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। लगातार रोने की वजह से उसे हिचकियाँ आने लगी थी। आरव ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर शांत नज़रों से महेंद्र जी को भरोसा दिया। लेकिन विदाई का सबसे कठिन पल अभी बाकी था। साक्षी कार में बैठने को तैयार ही नहीं हो रही थी। नहीं पापा, मुझे मत भेजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। महेंद्र जी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। शादी के बाद हर लड़की को अपने नए घर जाना ही पड़ता है। पापा प्लीज़, कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ उनके गले में डाल लिए। महेंद्र जी ने भारी मन से उसे अलग किया, फिर उसका हाथ पकड़कर कार तक ले गए। कार का दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने आरव की तरफ देखा और इशारे से उसे अंदर बैठाने को कहा। आरव ने धीरे से साक्षी का हाथ थामा और फिर अपनी ओर खींच लिया। साक्षी ने यह भी नहीं देखा कि उसे किसने पकड़ा हुआ है। वह सीधे आरव के सीने से लग गई और टूटे हुए स्वर में बोली, प्लीज़ मेरे पापा से कहिए मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, आरव ने धीमी आवाज़ में कहा और साक्षी को कार में बैठने का इशारा कर दिया। साक्षी पहले कार के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल वापस मुड़ आई। उसने आरव के कुर्ते का किनारा अपनी मुट्ठी से कस के पकड़ लिया और भींगी आंखों से उसे देखते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना? पापा मेरे साथ रहेंगे ना? आरव ने हल्के से अपना कुर्ता छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम पहले अंदर बैठो, मैं उसके बाद बात करता हूँ। नहीं, पहले आप मुझसे वादा कीजिए। साक्षी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। वह लगातार सुबक रही थी। एक हाथ से अपने आंसू और नाक पोंछ रही थी, जबकि दूसरे हाथ अब भी आरव के सामने फैला हुआ था। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से किसी से वादा नहीं करता। यह सुनते ही साक्षी का रोना और भी बढ़ गया। उसने आरव का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था कि जैसे बिना आश्वासन लिए उसे छोड़ने वाली ना हो। उसकी उंगलियों में पहली अंगूठी शायद उसे अब उसके हाथों में चुभने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं थी। आरव ने एक बार इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर साक्षी के चेहरे की ओर देखा। आंसुओं से भींगा उसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी पड़ चुका था। जैसे ही साक्षी ने देखा कि आरव उसकी तरफ देख रहा है, वह सिसकते हुए बोली, मैं कभी भी अपने पापा से अलग नहीं रही। आरव ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने कहा ना, मैं उनसे बात करता हूँ। साक्षी उसके चेहरे पर उभरते गुस्से को साफ महसूस कर सकती थी। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गई। अच्छा है, अब यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। यह कहकर आरव, जो आधा कार के अंदर और आधा कार के बाहर खड़ा था, पूरी तरह बाहर निकल आया और साक्षी के पिता महेंद्र जी की ओर बढ़ गया। दोनों कुछ देर तक आपस में बात करते रहे। साक्षी कार की खिड़की से लगातार उन्हें देख रही थी।
थोड़ी देर बाद आरव ने हाथ आगे बढ़ाकर महेंद्र जी से हाथ मिलाया और फिर कार की दूसरी ओर आकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद गाड़ी साक्षी के ससुराल तक पहुंच गई। गेट से ही पूरा घर रोशनी और फूलों से बेहद खूबसूरती ढंग से सजाया गया था। साक्षी अब भी सिर झुकाए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाए चुपचाप बैठी थी। वही आरव खिड़की से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा नजर आ रहा था। घर पहुंचते ही वह तुरंत कार से उतरा और बिना पीछे देखे घर की ओर बढ़ गया। साक्षी अभी भी कार के अंदर बैठी थी। जैसे ही आरव मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, वहां पहले से खड़ी उसकी मां सावित्री जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कहाँ जा रहा है? बहू को साथ लेकर अंदर आएगा या अकेले ही तेरा गृह प्रवेश करवा दूं? उनकी बात सुनते ही पीछे खड़ी बाकी महिलाएं बीच हल्की हंसी गूंज उठी। मॉम प्लीज़, ये सब नहीं होगा। आप लोग उसके साथ रस्में पूरी कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आरव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सावित्री जी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे कर दिया। कैसी बातें कर रहा है? गृह प्रवेश पति पत्नी दोनों का एक साथ होता है। दुल्हन को लेकर आ। उन्होंने आंखों से इशारे से कार की दिशा की तरफ बताई। आरव कुछ क्षण तक अपनी मां को घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस कार की ओर बढ़ गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और झुककर साक्षी से कहा, जब तुमने देख लिया था कि गाड़ी रुक गई है तो खुद बाहर नहीं निकल सकती थी? साक्षी ने धीरे से सिर घुमाया। आरव उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। वह बिना कुछ बोले कार से उतरने लगी। शादी का भारी लहंगा उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। असल में उसने जो भी कुछ पहना रखा था वो सब पूजा के नाप का था। इसीलिए साक्षी बार बार अपने लहंगे को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकली। धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची। फिर अचानक पीछे मुड़कर देखा। आरव अभी भी कार के पास खड़ा था और दोनों हाथ सीने पर बांधे उसी की ओर देख रहा था। घर के बाकी लोग अंदर गृह प्रवेश की तैयारियां में व्यस्त थे। आरव तेज कदमों से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो 2-4 साल में मेरे घर तक जरूर पहुंच जाओगी, उसने व्यंग भरे स्वर में कहा। आरव अपनी तेज चाल से आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि साक्षी एक हाथ से भारी लहंगा संभालते हुए उसके साथ लगभग खींचती चली जा रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। इसके बाद सभी रस्में किसी तरह से पूरी हो गईं। साक्षी पूरे समय आरव के तीखे स्वभाव और गुस्से को सहते हुए हर रस्म निभाती रही। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। अब केवल परिवार के सदस्य ही हॉल में मौजूद थे। आरव सबके बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अब कोई मुझे बताएगा कि आखिर ये सब हुआ क्या था? उसने गंभीर स्वर में पूछा। आरव के पिता ने जो पूरी घटना विस्तार में उसे समझा दी। सारी बातें सुनने के बाद वह और भी ज़्यादा भड़क गया। उसने साक्षी के तरफ इशारा करते हुए कहा, तो आप लोगों को मेरे गले बांधने के लिए यही मिली थी? साक्षी सिर झुकाए एक कोने में बैठी थी। आप लोगों को 25 साल की लड़की और 17-18 साल की लड़की में फ़र्क दिखाई नहीं देता क्या? उसने गुस्से से कहा। आरव की बात सुनकर उसके बड़े भाई ने उसे समझाने की कोशिश की। उस समय दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए हमें ये सही लगा। बिना शादी के बारात वापस चली जाती तो सोच कितनी बदनामी होती। फिर उन्होंने साक्षी की ओर देखते हुए कहा, और वैसे भी साक्षी कोई 16-17 साल की बच्ची नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, साक्षी तुम्हारी उम्र कितनी है? सवाल सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़रें एक साथ साक्षी की ओर उठ गई। साक्षी ने धीरे से अपना झुका हुआ सिर उठाया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, 20। उनका जवाब सुनते ही आरव के बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। आरव ने व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, सुना आपने, मैडम 20 साल की हैं, सिर्फ 20, और मैं 33 साल का हूँ। आपको सच में लगता है कि हमारी जोड़ी मैच करती है? कहते हुए उसने एक उंगली अपनी तरफ और दूसरी साक्षी की तरफ कर दी। आरव के दादा दादी शादी में अपनी खराब सेहत की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब तक की सारी बातें सुनकर वे स्थिति समझ चुके थे। दादी माँ धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, मैं भी तेरे दादाजी से 14 साल छोटी हूँ। क्या मैंने नहीं निभाया रिश्ता, या तेरे दादाजी ने मेरा साथ छोड़ दिया? दादी माँ, वो जमाना अलग था। आरव ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, जमाना कैसा था इससे क्या फ़र्क पड़ता है, साथ तो इंसान को निभाना होता है ना। अगर तू कोशिश करेगा और ये भी कोशिश करेगी तो रिश्ता क्यों नहीं चलेगा? दादी माँ ने शांत स्वर में कहा, लेकिन आरव का गुस्सा अब भी नियंत्रण के बाहर हो चुका था। उसने सामने रखा गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया। अब सारे फैसले आप लोग पहले ही ले चुके हैं, तो मुझसे राय लेने का नाटक क्यों कर रहे हैं? इतना कहकर वह तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। उसके इस व्यवहार को देखकर साक्षी घबरा गई। वह सोफे में और सिमट कर बैठ गई। वह हमेशा अपने पिता के साथ रही थी। उसके पिता तो चीज़ें तोड़ना फोड़ना तो दूर, कभी ऊंची आवाज़ में भी बात तक नहीं करते थे। कुछ देर तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया रहा। फिर साक्षी ने अपने बगल में बैठी अपनी सास यानी आरव की माँ का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से पूछा, क्या ये मुझे भी मारेंगे? उसकी बात सुनकर ही कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसकी मासूमियत ने सबका दिल पिघला दिया। आरव के बड़े भाई उसके पास आकर उसके पैरों के पास फर्श पर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, गुस्सैल है लेकिन किसी पर हाथ नहीं उठाता। हम सबको उसके स्वभाव की आदत है, धीरे धीरे तुम्हें भी हो जाएगी। साक्षी ने भोलेपन से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे देखकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर बड़े भाई ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, नेहा, साक्षी को आरव का कमरा दिखा दो और इसका सामान भी वहीं रखवा दो। इतना भारी लहंगा पहन रखा है, कुछ आरामदायक कपड़े पहन लेगी। साक्षी ने अपने जमीन तक लटकते हुए लहंगे को दोनों हाथों से संभाला और नेहा के पीछे पीछे चल दी। रास्ते में नेहा ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। कितनी अजीब बात थी। घर में नई बहू का स्वागत हो रहा था। सब लोग आरव को उसके साथ रिश्ता निभाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन घर में किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। उसकी उम्र नहीं पता थी, वो क्या करती है ये भी नहीं पता था। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम नेहा है, तुम मुझे नेहा भाभी या नेहा दीदी जो मन करे कह सकती हो। बात करते करते वे आरव के कमरे तक पहुंच गए। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। नेहा ने कहा, तुम अंदर जाओ, अगर भूख लगी हो तो तुम्हारे लिए कुछ भिजवा देती हूँ। साक्षी ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वह कमरे में रखे सोफे की ओर बढ़ गई। उसी समय बाथरूम का दरवाज़ा खुला। आरव नहाकर बाहर आया। उसने बाथरोब पहना रखा था और हाथ में टॉवल था जिससे वह अपने बाल सुखा रहा था। टॉवल को बेड पर फेंकते हुए उसने कहा, तो अब तुम यहीं रहोगी? आरव को देखते ही साक्षी झटके से खड़ी हो गई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। नेहा भाभी, नेहा दीदी, वो उन्होंने कहा। उसकी बात अधूरी रह गई। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। साक्षी की नज़रें भी उसी पर टिकी थी। गहरी आंखें, छोटे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, लंबा कद और मजबूत शरीर। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह 33 साल का है। उधर आरव भी पहली बार साक्षी को गौर से देखा था। वह पहले ही उसकी मासूमियत को
शादी और विदाई के समय समझ चुका था। खूबसूरती में वह भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी आंखें थी। ऐसी आंखें जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात बता देती थी। इस समय भी उसमें डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही पलों में आरव उसकी पूरी स्थिति समझ गया। जमीन को छूता हुआ उसका भारी लहंगा और बार बार कंधे से फिसलता हुआ ब्लाउज, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियाँ, ये सब बहुत कुछ बता रही थी। और इन्हीं बातों को देखकर उसे अपने घर वालों पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह साक्षी पर भी नाराज होना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत उसके गुस्से को रोक रही थी। उसने बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। साक्षी ने अपना सूटकेस खोला। उसमें वही कपड़े थे जो वह शादी में शामिल होने के लिए अपने घर से लेकर आई थी। नई दुल्हन के कपड़े और उसके बैग में रखे कपड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नाइट सूट के नाम पर उसके पास शॉर्ट्स, लोयर और कुछ क्रॉप टॉप्स जैसे कपड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घर में ऐसे कपड़े पहन भी सकती है या नहीं। वह बार बार कपड़े निकालती और फिर वापस रख देती। उसकी झिझक देखकर आरव बोला, फिलहाल तुम्हें जो ठीक लगे वही पहन लो। सुबह तुम्हारे लिए बाकी के कपड़े मंगवा दूंगा। इतना कहकर वह अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वह वापस आया, तब भी साक्षी बाथरूम के अंदर ही थी। वह बेड पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। साक्षी बाहर निकली। आरव की नज़र मोबाइल से हटकर जैसे ही उस पर पड़ी, बस वहीं पर ठहर गई। कुछ पल के लिए वह उसे देखता ही रह गया। साक्षी ने पर्पल रंग का टॉप और शॉर्ट्स पहन रखा था। वह टॉवल से अपने गीले बालों को सुखाते हुए बाहर आई। उसे इस रूप में देखकर किसी का भी कुछ क्षणों के लिए चौंक जाना स्वाभाविक था। शायद ही ऐसा कोई होता जो उसे एक बार देखकर दोबारा पलट कर न देखता। और यहीं से उसकी नई कहानी का एक बिल्कुल अलग अध्याय शुरू होने वाला था। क्या साक्षी की मासूमियत आरव के सख्त दिल को धीरे धीरे बदल पाएगी, या यह रिश्ता और भी ज़्यादा टूटने की तरफ जाएगा? क्या जिस ज़बरदस्ती की शादी से दोनों की ज़िंदगी जुड़ी है, वही उनके बीच नफ़रत की वजह बनेगी, या फिर प्यार की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव सच में साक्षी को अपनाएगा, या फिर यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर ही रह जाएगा? दोस्तों, आपको ये न्यू वाली कहानी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या मैं इस कहानी को कंटिन्यू करूं? आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।